हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। और ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि हमारा मैटर का बिहेवियर क्या है, मैटर को कैसे क्लासिफाइड करते हैं और मैटर के अंदर क्या क्या पैरामीटर यूज करेंगे। ये सारा डिस्कशन हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। अब ये देखो, केमिस्ट्री का जो पहला स्टेप ही है क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। अगर मैं बात करूं कि केमिस्ट्री है क्या, वो केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मैटर एंड देयर स्ट्रक्चर्स, देयर रिएक्टिविटी एंड देयर कंपोजिशन। अब इसमें हम लोग मैटर के बारे में ही ज्यादा डिस्कशन किया जाता है कि मैटर की रिएक्टिविटी क्या है, मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, मैटर का बिहेवियर क्या है, मैटर को हम कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं, मैटर को कैसे हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ये सारा डिस्कशन हम केमिस्ट्री में करते हैं, इसलिए ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं बात करूं कि हमारा जो मैटर है वो है क्या, अगर पूछा जाए कि वाटर मैटर, तो मैटर जब भी आपके माइंड में जब भी आए तो आपको 3 फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। पहला फैक्ट ये होना चाहिए कि मैटर क्या करता है, स्पेस को ऑक्युपाई करता है, और सेकंड, इसके अंदर कोई ना कोई मास जरूर होगा। इसीलिए बोला जाता है कि मैटर इज द एनीथिंग विच ऑक्युपाई द स्पेस एंड हैव द मास। भाई अगर मैटर स्पेस ना घेरे और इसमें मास ना हो तो फिर मैटर की प्रॉपर्टीज कंटेन नहीं कर सकता। जैसे कि मैं बात करूं एयर, एयर के अंदर देखोगे तो स्पेस तो लेता है ना, इसलिए एयर भी हमारे क्या हो जाता है, मैटर का एग्जाम्पल हो जाता है। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं कि मैटर को और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो मैटर हमारा क्या है, मैटर आर मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। हमारा मैटर क्या है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। अब ये पार्टिकल क्या हो सकते हैं, पार्टिकल हमारा एटम भी हो सकते हैं, पार्टिकल हमारा मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि मैटर इज द एनीथिंग विच ऑक्युपाई द स्पेस, हैव द मास, matters are made up of smallest particles, अब particles may be atom or molecules। अब इस पॉइंट को हम बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं और इसके बेसिस पे हम एग्जांपल भी बता सकते हैं कि कौन कौन से मैटर हो सकते हैं। अब जैसे हमारे सामने यहाँ पर चेयर दिख रहा है, तो चेयर भी हमारा क्या हो गया, एक मैटर का एग्जाम्पल हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्पेस भी ऑक्युपाई कर रहा है और इसके अंदर मास भी है, और ये सबसे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। उस पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, एटम या मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, है ना। अगर मैं इसमें सामने बुक दिख रहा है, बुक भी क्या है, हमारा मैटर का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, अगर मैं कहूं मैं खेलने जा रहा हूं, मुझे फुटबॉल दिख गया, मुझे ये फुटबॉल दिख गया, तो फुटबॉल भी क्या है, एक हमारा मैटर का एग्जाम्पल हो सकता है। इट मीन्स जो हमारे सामने जो दिखता है वो ऑलमोस्ट आप मैटर को ही देखते हैं, मैटर को ही आप देख पाते हैं। इसीलिए क्योंकि मैटर क्या करता है, वो स्पेस ऑक्युपाई करता है, उसके अंदर मास होता है। मास क्या होता है, कुछ सबस्टांस की क्वांटिटी कितनी है, हम मास से डिफाइन करते हैं। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारा मैटर क्या है, एनीथिंग विच ऑक्युपाई द स्पेस, हैव द मास and matter are smallest particles which are made up of atom and molecules। अब एटम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एटम है क्या। आपने देखा होगा कि एटम हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होता है कि एटम इज द टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। भाई मैटर के जितने भी केमिकल रिएक्शन है उसमें एटम का पार्टिसिपेशन होता है। एटम आर वेरी अनस्टेबल, एटम आर वेरी रिएक्टिव। इसीलिए एटम के बारे में आपके क्लास 9th में डिटेल आपको मिलने वाला है, इसके बारे में पढ़ने वाले हो। इट मीन्स एटम की रिएक्टिविटी, एटम की स्टेबिलिटी, एटम की बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखता है मैटर को डिफाइन करने के लिए। तो इस तरीके से हम मैटर को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि पहला ही टर्मिनोलॉजी है कि पहले ही आपको समझना है कि मैटर क्या है। तो मैटर क्या है, मैटर इज anything which occupy the space, have the mass,
सेकेंड पॉइंट क्या बनता है बच्चों कि मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स में भी एटम आर मॉलिक्यूल्स। आई थिंक मुझे लगता है कि ये पॉइंट आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूं कि अगर हमने मैटर की बात की है तो मैटर्स के क्या क्या फीचर हो सकते हैं, हमारी मैटर के क्या क्या पॉइंट बनाया जा सकता है। तो अगर देखा जाए तो मैटर के इतने सारे पॉइंट बनाए जा सकते हैं। पहला मैटर का फीचर क्या हो सकता है कि मैटर ऑक्युपाई द स्पेस एंड हैव द मास। ये मास भी रखता है और स्पेस भी ऑक्युपाई करता है। ये भी एक मैटर का बहुत स्पेसिफिक फीचर हो सकता है। अब जैसे हमने कोई क्यूब बना दिया, हमने अगर क्यूब बनाया तो क्यूब भी हमारा क्या हो गया, हमारा एक मान लो ये छोटे छोटे एटम्स के पार्टिकल्स है तो जगह तो ले ही रहे हैं ना, और उसमें तो पार्टिकल प्रेजेंट है तो इसके अंदर मास भी है। तो अगर इसमें हमारा पार्टिकल के अंदर मास भी है और स्पेस भी ऑक्युपाई कर रहा है, इसलिए ये हमारा जो क्यूब का स्ट्रक्चर है ये भी एक मैटर का एग्जाम्पल हो सकता है। अब जैसे मान लो इस पार्टिकल को हमने Na+ मान लिया और इस पार्टिकल को हमने Cl- मान लिया, इस तरीके से इनके पार्टिकल्स अरेंज होंगे और ये NaCl का मैंने क्रिस्टल बना दिया। तो NaCl हमारे किसका एग्जाम्पल हो गया, मैटर्स का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, थर्ड फीचर क्या हो सकता है, थर्ड फीचर है कि ये मैटर जो होते हैं वो इनर्शिया लॉ को फॉलो करते हैं। अब जैसे कोई फुटबॉल अपने पोजीशन पर तब तक कांस्टेंट होगा जब तक हम बाहर से कोई फोर्स ना लगाए, और जब तक वो फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये मूव नहीं कर सकता। अब जैसे हमारी मार्कर है, ये हमारा स्लाइड का पॉइंट है, ये तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक इस पर हम कोई फोर्स ना लगाए, है ना। तो इनर्शिया को फॉलो करने वाला कोई सबस्टांस जो होगा वो मैटर ही होगा, क्योंकि मैटर ही इस रूल को फॉलो करते हैं कि अगर कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, मास है। अब मास की ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है। तो मैटर का थर्ड फीचर क्या हो गया कि मैटर फॉलो इनर्शिया लॉ। ये आपने फिजिक्स में भी इसकी डिटेल आपने पढ़ा होगा। अच्छा बच्चों, और क्या फीचर हो सकते हैं मैटर के, एक मैटर का फीचर ये हो सकता है कि ग्रेविटी से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। अब ग्रेविटी क्या है कि अगर हम एक्सर्टेड बाय फोर्स बाय अर्थ भी क्या करता है, फोर्स लगाता है। आपने देखा होगा कि मान लो कोई प्लांट है, अब प्लांट में अगर मैंने एप्पल का प्लांट बना लिया तो एप्पल क्या होता है, जब पकता है तो नीचे ही तो गिरता है। क्यों नीचे गिरता है, या कोई भी हम मैटर्स को ऊपर भेजें तो कुछ टाइम के बाद वो नीचे ही आ जाता है। जैसे इस मार्कर को मैंने भेजा तो आखिर नीचे आया कि नहीं आया। इट मीन्स ये ग्रेविटी का जो फोर्स है ना वो मैटर के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर ये मैटर नहीं होता तो शायद ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस नहीं होता। तो ये भी एक फीचर बनाया जा सकता है कि मैटर ग्रेविटी के प्रभाव पर आता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी भी हमारा एक मैटर का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट फीचर क्या हो सकता है, मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। हम मैटर को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही इसको खत्म कर सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा मैटर जो है ना वो केवल कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि मैटर को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि अगर हमने आइस को ले लिया तो आइस को मैंने हीट दिया, जैसे मैंने आइस को हीट दिया वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब वाटर को जैसे मैंने हीट किया वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ये गैस के फॉर्म में होता है, ये लिक्विड के फॉर्म में होता है, ये सॉलिड के फॉर्म में होता है। बट इनका कंपोजिशन, इनमें जो एटम की जो क्वांटिटी है सब में क्या होगी, सेम होगी। स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो सकता है बट इनके टोटल क्वांटिटी चेंज नहीं हो सकता। एक और एग्जांपल आपको करके दिखाते हैं। जैसे मान लो बच्चों, हमने हाइड्रोजन को क्लोरीन को मिक्स कर दिया, हाइड्रोजन को और क्लोरीन को हमने मिक्स कर दिया तो ये देखा गया कि हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। अब इनके हम मास को काउंट करें तो हाइड्रोजन का जो मास होगा वो 2 ग्राम हो गया।
अब ये 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन का जो टोटल मास होता है वो 71 ग्राम होता है। लेकिन जैसे अब HCl की वैल्यू निकालोगे तो हमारे HCl की वैल्यू भी जो आएगी वो 73 ग्राम ही तो आया। मतलब हमारा रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के क्या है, इक्वल है। इट मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी कन्वर्जन में मैटर को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये भी एक फीचर बनाया जा सकता है मैटर्स के लिए। तो अगर कोई आपसे पूछे कि मैटर्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर हैं, तो आप क्या क्या बताओगे कि इसके अंदर मास है, स्पेस ऑक्युपाई करता है, एंटरसिया रूल्स को फॉलो करता है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ जाता है, और मैटर को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम इसको डिफाइन किया जा सकता है। चलो ये तो समझ में आ गया कि मैटर क्या है। अब मैटर के क्या क्या स्पेसिफिक फीचर हैं ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि आखिर में जो मैटर के क्या क्या क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, किस तरीके से इनको हम अलग अलग कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका यूज जो है अगले चैप्टर में भी होगा, क्योंकि मैटर को समझने के लिए इनके टाइप के बारे में पता होना चाहिए। भाई जब तक हम मैटर को क्लासिफाइड नहीं करेंगे तो आपकी समझ कैसे बढ़ेगी। तो समझ को बढ़ाने के लिए हम लोग मैटर्स को क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। अगर मैं क्लासिफाइड करें मैटर को, तो मैटर को क्लासिफिकेशन करने के लिए या उनको डिवाइड करने के लिए कोई ना कोई तो पैरामीटर चाहिए। बिना पैरामीटर का यूज किए किसी भी सबस्टांस को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। अब ये पैरामीटर लेते किसको, तो कोई ना कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होगा। जैसे हमने ले लिया फिजिकल प्रॉपर्टीज, हमने ले लिया केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज और ये केमिकल प्रॉपर्टीज है क्या, ये भी आपको जानना जरूरी है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि जिसमें आइडेंटिटी या कंपोजिशन में कोई चेंज ना हो। इट मीन्स विदाउट द चेंजिंग देयर आइडेंटिटी एंड कंपोजिशन आर नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब यहां पे मैंने 2 पैरामीटर यूज किया है, आइडेंटिटी एंड कंपोजिशन। जिसमें आइडेंटिटी में और कंपोजिशन में कोई चेंजेस ना होता हो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो हमने जिसको मैं देख रहा हूं, सी है, हमारा ऑर्डर है, हमारा स्मेल है, ठीक है, हमारा डेंसिटी है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कलर, ये सारे के सारे क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के एग्जांपल हैं। और उस फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अगर हम मैटर को क्लासिफाइड करें तो हमारे पास स्टेबल स्टेट ऑफ मैटर 3 दिखाई देते हैं। एक आपको बोला जाता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और भी स्टेट ऑफ मैटर होते हैं लेकिन वो अनस्टेबल स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा प्लाज्मा का, आपने नाम सुना होगा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट का। ये जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, और ये जो सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं ये सारे के सारे स्टेबल स्टेट ऑफ मैटर के एग्जाम्पल हैं। अब जैसे अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड का अरेंजमेंट क्या होता है, टोटली पैक्ड होते हैं। इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस क्या होते हैं, मिनिमम होते हैं। ठीक है, अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड का अरेंजमेंट जो होता है वो सॉलिड से थोड़ा सा कम होता है। मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड से कम होगा बट गैस से क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मैं स्पेस की बात करूं जिसको इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं तो ये हमारा सॉलिड से ज्यादा होगा और गैस से क्या होगा, कम होगा। मतलब स्पेस की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू के बेसिस पे भी हम सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल को अरेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं गैसियस का तो गैसियस में स्पेस क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। और जब इसमें गैप ज्यादा होगा तो इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी क्या होगा, मिनिमम होगा। इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम होगा। अगर मैं गैस का बात करूं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही मिनिमम होगा और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस
बहुत ही मैक्सिमम होगा, और जो हमारा लिक्विड स्टेट होगा इन दोनों का क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा। मतलब इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स गैस से ज्यादा होगा बट सॉलिड से क्या होगा, कम होगा। तो इस तरीके से हम सॉलिड लिक्विड गैस को हम मैटर के टर्म में क्लासिफाइड करते हैं। और कौन सा पैरामीटर लिया जाता है बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन उसी मैटर को हम अलग पैरामीटर यूज करें जिसको हमने क्या नाम दिया, केमिकल प्रॉपर्टीज का नाम दिया। तो केमिकल प्रॉपर्टीज है क्या, तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से इनकी आइडेंटिटी और कंपोजिशन क्या हो जाए, चेंज हो जाए। क्या हो जाए बच्चों, चेंज हो जाए। जैसे अगर मैं बात करूं टॉक्सिसिटी की, मैंने बात किया, हमने बात किया ऑक्सीडेशन स्टेट का, मैंने बात किया रिएक्टिविटी का, या हमने बात कर दिया कंबंशन का, हमने बात कर दिया एसिडिक कैरेक्टर का, हमने बात कर दिया बेसिक कैरेक्टर का। ये सारे के सारे क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है बच्चों, जिसकी वजह से उनकी आइडेंटिटी और कंपोजिशन में चेंज आ जाए, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। और उसी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अगर हम मैटर को क्लासिफाइड करें तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक को बोला जाता है प्योर सबस्टांस और सेकंड को बोला जाता है इम्प्योर सबस्टांस। अब प्योर सबस्टांस क्या है, इसको समझने के लिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि जिनका कंपोजिशन फिक्स हो, फिक्स द कंपोजिशन, जिसका कंपोजिशन क्या हो बच्चों, फिक्स हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सबस्टांस बोलते हैं। और प्योर सबस्टांस का कंपोजिशन अगर फिक्स है तो ये भी जो होंगे ना, दो टाइप के हो सकते हैं। एक को बोला जाता है एलिमेंट और दूसरे को बोला जाता है कंपाउंड। फर्स्ट को बोलते हैं एलिमेंट और सेकंड को बोला जाता है कंपाउंड, है ना बच्चों। अब ये एलिमेंट क्या है, ये कंपाउंड क्या है, ये हम लोग आगे के चैप्टर में देखने वाले हैं। फिर भी आपको ये पता होगा कि एलिमेंट आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम और कंपाउंड आर मेड अप ऑफ 2 or more एटम बट देयर रेशियो आर फिक्स्ड। ओके, अब एलिमेंट कंपाउंड हमारा मैटर का एग्जांपल है। और कौन सा मैटर, प्योर सबस्टांस का एग्जांपल है। लेकिन अगर मैं बात करूं इम्प्योर सबस्टांस क्या है, जिसके कंपोजिशन में या उसकी जिसका कंपोजिशन इनडिफिनिट हो, जिसकी कंपोजिशन की वैल्यू फिक्स ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्योर सबस्टांस। और इम्प्योर सबस्टांस को हम लोग मिक्सर भी बोलते हैं, इनको हम लोग मिक्सर भी बोला जाता है। जैसे अगर आपने देखा होगा किसी सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व कर दिया तो हमारा सॉल्ट का वेट अलग हो सकता है, 10 ग्राम भी हो सकता है, 100 ग्राम भी हो सकता है। या अगर हमने कोई शरबत बनाया, हमने कोई सॉल्यूशन बनाया तो उसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट का कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है, उसका वेट फिक्स नहीं होता है। तो इस टाइप के सबस्टांस को क्या बोलते हैं बच्चों, इम्प्योर सबस्टांस। और इम्प्योर सबस्टांस को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोला जाता है होमोजेनियस और दूसरे को बोला जाता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर, दूसरे को बोला जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ये बोलो कि सर होमोजीनियस हेट्रोजीनियस को आप ज्यादा डिफाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में आपके सिलेबस में सेकंड चैप्टर में आपको डिटेल मिलने वाला है। तो फिलहाल ये जान लें कि जो हमारा प्योर सबस्टांस है, इम्प्योर सबस्टांस है, ये सारे के सारे मैटर के केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन के पार्ट है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि मैटर को भी हम क्लासिफाइड कर सकते हैं इस तरीके से। ये आई थिंक मुझे लगता है कि ये सारे टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ रहे होंगे। अब आते हम लोग हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि ठीक है कि मैटर क्या है, मैटर के फीचर्स क्या हैं, मैटर को हम किस तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं कि हमारे मैटर्स के क्या क्या फिजिकल नेचर है, इसके फिजिकल नेचर को कैसे डिफाइन किया जाए। तो फिजिकल नेचर को सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, इस सभी लोग जानते होंगे, सारे बच्चे जानते होंगे कि जॉन डाल्टन ने सबसे पहले फिजिकल नेचर ऑफ मैटर को डिफाइन किया था। इनके कंपोजिशन को, इनके नेचर को सबसे पहले किसने डिफाइन किया था, वो जॉन डाल्टन ही थे जो उन्होंने डिफाइन किया था। क्या डिफाइन किया था, इसके कंपोजिशन को और इसकी फिजिकल नेचर को, फिजिकल नेचर को भी इन्होंने डिफाइन किया था। किसका, मैटर का।
अब उसी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर को डिफाइन करने के लिए मैंने कुछ की पॉइंट बनाया हुआ है। जैसे अगर मैं कहूं कि मैटर इज द मेडअप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, अब उस पार्टिकल को आप कैसे डिफाइन करोगी? तो सबसे बेहतर तरीका होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल को डिफाइन करने के लिए कि अगर हमने किसी बीकर में एक सॉल्यूशन बनाया और उस सॉल्यूशन में हमने क्या ऐड कर दिया? KMnO4 को ऐड कर दिया, पोटेशियम परमैंगनेट एक हमारा कंपाउंड है जिसका कलर क्या होता है? डार्क पर्पल होता है। उसका कलर क्या होता है बच्चों? पर्पल कलर का होता है। जैसे ही हमने वाटर में इस KMnO4 को ऐड किया और वो मैंने KMnO4 को मैंने एक पार्टिकल ले लिया, एक छोटा सा मैंने पार्टिकल लिया और ऐड किया। जैसे मैंने ऐड किया तो जो हमारा KMnO4 है वो धीरे धीरे चारों तरफ क्या हो गया? ऐड हो गया और पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या हो गया? पर्पल कलर में कन्वर्ट हो गया। पूरा का पूरा सॉल्यूशन पर्पल कलर में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि छोटे से पार्टिकल को जैसे मैंने वाटर में ऐड कर दिया तो छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होकर पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया? पर्पल कलर का हो गया। इससे एक हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं इनका साइज क्या होती है? बहुत ही छोटी होती है। अब आगे के क्लास में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है ना, वो एटम की जो साइज होती है बहुत ही छोटी होती है। इसकी वैल्यू 10⁻10 मीटर होता है। सोचो 10⁻10 मीटर, इसकी साइज कितनी छोटी होती है जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, है ना। तो पहला हमारा जो फिजिकल नेचर हो गया कि हमारा जो मैटर है उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पार्टिकल है बहुत ही क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट होते हैं। और इसको डिफाइन करने के लिए हमने ये आपको एक्सपेरिमेंट करके बताया। तो ये दोनों चीज से कंफर्म हो गया कि हमारा जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब पार्टिकल की साइज भी क्या होती है? बहुत ही छोटी होती है, स्मॉलेस्ट होती है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी स्मॉल। अच्छा, थर्ड क्या चीजें हो सकती हैं? थर्ड हमारा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या हो सकता है बच्चों? यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, हमेशा पार्टिकल मूव करते हैं। और ये जॉन डाल्टन ने इसको ऑब्जर्वेशन किसके बेसिस पे किया? आपने पढ़ा होगा ब्राउनियन मूवमेंट, आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा ब्राउनियन मूवमेंट। और ये ब्राउनियन मूवमेंट से प्रभावित होकर जॉन डाल्टन ने कंफर्म किया था कि जो हमारे मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस क्या करते हैं? मूव करते हैं। अगर आपने देखा होगा जिग जैग, आपने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा कि अगर हम किसी पार्टिकल्स को या पोलन ग्रेन को अगर हमने यहाँ पर अगर सॉल्यूशन में डाला तो इस तरीके से क्या करता है? मूव करता है। उसी को बोला जाता है जिग जैग मोशन। क्या बोलते हैं बच्चों? जिग जैग मोशन। इससे कंफर्मेशन हो गया कि हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो मीडियम जैसे मिला वो पार्टिकल क्या करते हैं? मूव करते हैं। इसके अंदर मूवमेंट होता है। और मूवमेंट का रीजन क्या है? अब आगे देखोगे इस मोशन का रीजन क्या है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी होता है। उसी काइनेटिक एनर्जी की बेसिस पे ही हमारे पार्टिकल्स कंटिन्यूअस क्या करते हैं? मूव करते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि मैटर का क्या क्या फिजिकल नेचर हो सकते हैं। ठीक है, आपने कहा कि ठीक है सर, आपने मैटर्स को एक्सप्लेन किया, आपने ये भी बताया कि क्या क्या इसके फीचर होते हैं, आपने ये भी बता दिया कि मैटर को कैसे क्लासिफाइड करते हैं, यहाँ तक कि आपने बता दिया इसके फिजिकल नेचर क्या हो सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि हमारे जो मैटर्स हैं उस मैटर के स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर करके आपको बताया है कि हमारा जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं हैव द स्पेस इन बिटवीन देम। और ये स्पेस क्यों है? क्योंकि अब इस ऑब्जर्वेशन से आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए हमने ये वाटर के मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं, हमने क्या लिया हुआ है? वाटर का मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं, ये हमारे वाटर है। और इसमें हमने क्या कर दिया? हमने शुगर को मिक्स कर दिया। हमने क्या मिक्स कर दिया? शुगर को मिक्स कर दिया। तो जो शुगर होगा ना इस वाटर के बीच में क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस है जिसके स्पेस में हमारा शुगर क्या हो जाता है? ऑक्युपाई कर लेता
देता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम लोग शुगर का वाटर का सॉल्यूशन बनाते हैं तो इसके वॉल्यूम में ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में बहुत सारे स्पेस होते हैं। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है कि अभी जस्ट मैंने बताया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ये मूव करते हैं और उसी मूवमेंट की वजह से आपने नाम सुना होगा डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का नाम आपने सुना होगा। उसी डिफ्यूजन के बेसिस पे ही हमारे पार्टिकल्स क्या करते हैं, इंटरमिक्सिंग करते हैं। ये क्या करते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट सबस्टेंस, दो डिफरेंट टाइप के सबस्टेंस आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर परफ्यूम लगाया, वो परफ्यूम का जो महक है, स्मेल है, वो अदर जगह पे चला जाता है। ये क्यों जा रहा है? क्योंकि इनके पार्टिकल के अंदर क्या है, मूवमेंट का एक कैरेक्टर है। अगर मूवमेंट नहीं होता तो ये हमारा जो परफ्यूम का स्मेल है वो चारों तरफ फैल नहीं पाता। और का रीजन जस्ट मैंने पहले भी बताया कि उसके अंदर क्या होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी होता है। अच्छा, हमारा थर्ड प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है मैटर का, थर्ड हमारा कैरेक्टर क्या हो सकता है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स नहीं बनते, डिफरेंट टाइप के केमिकल बॉन्ड नहीं बन सकते, है कि नहीं? जब तक अट्रैक्शन ना हो, तो अगर अट्रैक्शन नहीं होता तो हमारा एटम सिंगल ही होता। फिर मॉलिक्यूल कंपाउंड बनाने का मतलब ही क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमारे जो भी एटम हैं, जो भी हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं। ये अलग बात है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी दो टाइप के होते हैं बच्चों। एक होता है कोहेसिव, एक होता है कोहेसिव फोर्स। और कोहेसिव फोर्स जो होता है वो सेम सबस्टेंस के बीच में लगता है, सेम सबस्टेंस के बीच में फोर्स का फॉर्मेशन होता है। और एक होता है एडहेसिव, एक होता है एडहेसिव फोर्स होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, हम लोग डिफरेंट सबस्टेंस का हम लोग यूज करते हैं। अगर सेम सबस्टेंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। अगर डिफरेंट सबस्टेंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मेशन होता हो उसको क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो इस फोर्स के बेसिस पे ही हमारे डिफरेंट मॉलिक्यूल कंपाउंड के फॉर्मेशन होते हैं। जैसे अगर मैंने कह दिया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में दोनों एटम की वैल्यू क्या है, सेम है ना। अगर मैंने लिख दिया HCl, तो HCl में दोनों एटम क्या है, डिफरेंट है। तो सेम एटम या सेम सबस्टेंस या डिफरेंट एटम डिफरेंट सबस्टेंस के बीच में अलग अलग फोर्स को डिसाइड किया गया है और उसी फोर्स के बेसिस पे ही हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और उसी अट्रैक्शन की वजह से डिफ्यूजन प्रोसेस भी पॉसिबल है। तो इस तरीके से हमने मैटर्स के कैरेक्टर को भी डिफाइन किया। अब बोलोगे सर आपने तो ठीक है, आपने मैटर को भी एक्सप्लेन कर दिया, मैटर के फीचर को भी बताया, क्लासिफिकेशन को भी एक्सप्लेन किया, आपने यहाँ तक इसके फिजिकल नेचर को भी डिफाइन कर दिया, साथ में हमारे पार्टिकल्स का मैटर के क्या क्या मेन कैरेक्टर हो सकते हैं ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो फिर हमारे लास्ट में बचता क्या है, बचता हमारा है स्टेट ऑफ मैटर। और उसी स्टेट ऑफ मैटर के बेसिस पे ही हम लोग डिफाइन करते हैं कि हमारा सॉलिड लिक्विड गैस को कैसे डिफाइन करते हैं। अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड को हम लोग किसके बेसिस पे डिफाइन करते हैं, इनके जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, अब जिससे बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूं, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जैसे हमने ले लिया NaCl ले लिया, हमने क्या ले लिया, पोटेशियम क्लोराइड ले लिया। तो जिस एटम से बने होते हैं उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर अरेंज इन रेगुलर मैनर। ये रेगुलर मैनर में क्या होते हैं बच्चों, अरेंज होते हैं। मतलब रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ, इनके पार्टिकल इस तरीके से क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड के फॉर्म में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। और इसी के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि हमारे जो सॉलिड के पार्टिकल हैं वो क्लोजली क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं। लेकिन अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड के जो लिक्विड का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं आर
लेस क्लोजली पैक्ड, लेस क्लोजली पैक्ड, बहुत ही लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में थोड़ा सा क्या होता है, स्पेस होता है। सॉलिड के कंपेयर से किया जाए तो उतना ज्यादा इसके बीच में ज्यादा पैक्ड रेगुलर मैनर नहीं होता है। हम ये भी बोल सकते हैं कि इनका अरेंजमेंट क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। ये क्या होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं सॉलिड। और लिक्विड में क्या होते हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल ही अरेंज होते हैं, फिर इसके बीच में क्या आ जाता है, गैप आ जाता है। अगर मैं बात करूं गैसियस का, तो गैसियस में क्या होता है, जो हमारा कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फॉर अपार्ट टू ईच अदर, इनके पार्टिकल्स दूर चले जाते हैं, दूर दूर होते हैं इनके कांस्टेंट पार्टिकल। तभी तो इसका स्ट्रक्चर आप कैसे बनाते हो, इनका स्ट्रक्चर जो होते हैं बहुत दूर दूर बनते हैं। इस तरीके से इनके गैसेस के पार्टिकल्स को दिखाया जाता है। ठीक है बच्चों, अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं कि सेकंड सॉलिड के क्या क्या हमारे पैरामीटर हो सकते हैं, अगर दूसरी बात करूं तो जो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होते हैं, वेरी स्ट्रांग होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन वेरी स्ट्रांग, इनका जो फोर्स ऑफ स्ट्रांग होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं। लेकिन जब हम लिक्विड की बात करता हूं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन लेस स्ट्रांग, इसमें थोड़ा सा कम होता है, जबकि यहाँ पे वेरी स्ट्रांग होता है, क्योंकि ये तभी तो क्लोजली पैक्ड है और इसके बीच में थोड़ा सा अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन लेस स्ट्रांग। अगर मैं बात करूं गैसियस मॉलिक्यूल का, तो गैसियस मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन नेग्लिजिबल, इनमें बहुत ही कम होता है। अरे भैया पार्टिकल बहुत दूर चला गया, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस बात का होगा, नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड वेरी लेस, बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये क्लोजली क्या होते हैं, पैक्ड होती है, वाइब्रेट करते हैं अपने जगह पे, इसीलिए सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है। बट अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड में हमारा जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड आर मोर देन सॉलिड, लेकिन लेस देन गैस, मतलब सॉलिड से ज्यादा होगा लेकिन गैस से क्या होगा, कम होगा। ये भी लिख देता हूं, मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैसियस सिस्टम, गैस से कम होते हैं। तभी तो आपने देखा होगा कि इसमें डिफ्यूजन क्या होता है, ज्यादा होता है, डिफ्यूजन पॉसिबल है, लिक्विड में डिफ्यूजन पॉसिबल है, बट इसमें डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल डिफ्यूजन, ज्यादा इजीली ढंग से हमारे सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता। अगर गैस की बात करूं तो गैस में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस आर मैक्सिमम, इसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती, इसीलिए डिफ्यूजन की टेंडेंसी इन गैस का क्या होता है, वेरी हाई होगी। क्या होगी, वेरी हाई होगी, सबसे ज्यादा होगी। अगर मैं लास्ट पॉइंट की बात करूं कि हमारा सॉलिड लिक्विड गैस का डिफरेंशिएशन क्या हो सकता है, तो आप देखोगे कि इसमें आप देखोगे इनका जो शेप है, इनका जो वॉल्यूम है, वो क्या होते हैं, दोनों ही डिफिनिट होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं बच्चों, डिफिनिट होते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इन सॉलिड हैव द डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। लेकिन जैसे ही हम लिक्विड स्टेट में आते हैं, जब लिक्विड स्टेट में आते हैं बच्चों, तो इनका वॉल्यूम क्या होगा, इनका वॉल्यूम जो होगा वो डिफिनिट तो होगा, इनका वॉल्यूम क्या होगा, डिफिनिट तो होगा, बट इनका शेप डिफिनिट नहीं होगा, नॉट डिफिनिट। इस यही रीजन है कि हम किसी भी लिक्विड स्टेट को किसी भी कंटेनर में रख सकते हैं,
अगर आपने 1 लीटर ऑफ मिल्क लिया, आप चाहे आपने किसी बर्तन में रखो या बर्तन के डिजाइन कोई भी हो, वैल्यू तो हमारे 1 लीटर ही होगा, बट इसका डिजाइन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। लेकिन जब मैं इसकी बात करूंगा तो नाइदर बी फिक्स्ड, नाइदर डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम और शेप फिक्स नहीं होता है। इसी के वजह से हम इनको अलग अलग तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, स्टेट ऑफ मैटर। कभी भी आपके एग्जाम में आ जाए बच्चों कि सॉलिड लिक्विड गैस को कैसे डिस्टिंग्विश करें, मैं सिंपल सा मैं फंड आपको बता दे रहा हूं। 4 ही पैरामीटर यूज कर लोगे ना तो भी आपको काम चल जाएगा। पहला पैरामीटर हमारा क्या होता है बच्चों, शेप। दूसरा क्या होता है, वॉल्यूम। तीसरा क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और चौथा क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ये 4 टर्मिनोलॉजी यूज कर लोगे ना बच्चों तो आप सॉलिड लिक्विड गैस को भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ पर मैंने ले लिया आयरन, तो आयरन किसके फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है। अगर यहाँ पर मैंने ले लिया वाटर, हमने यहाँ पर क्या ले लिया, अल्कोहल, वो किसके फॉर्म में होता है बच्चों, लिक्विड के फॉर्म में होता है। यहाँ पर हमने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लिया, ये किसके फॉर्म में होता है बच्चों, गैसेस के फॉर्म में होता है। इस तरीके से मैंने आपको मैटर्स के बारे में हर एक पॉइंट बताने की कोशिश की है और आप इस तरीके से देख सकते हो कि आपकी समझ को बताने के लिए हमने मैटर को अलग अलग चीजें आपको मैंने पैरामीटर यूज करके डिफाइन किया है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने आपको हर एक पैरामीटर को डिफाइन किया है कि मैटर को कैसे अपनी समझ को बढ़ाया जा सकता है। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में मैंने आपको बता दिया था कि मैटर है क्या, मैटर को हम लोग कैसे क्लासिफाइड करते हैं, मैटर का क्या क्या फिजिकल नेचर हो सकता है, ये सारा डिस्कशन हमने फर्स्ट वीडियो में किया हुआ है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम कैसे स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, और इसके बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है लाइक मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इवेपोरेशन, डिफ्यूजन। ये सारी टर्मिनोलॉजी आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि हम सॉलिड लिक्विड गैस को किस किस पैरामीटर के बेसिस पे क्लासिफाइड कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कौन कौन से पैरामीटर हैं, कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया हुआ था कि हम लोग क्या लेते हैं, शेप है, वॉल्यूम है, कंप्रेसिबिलिटी है, रिजिडिटी है, डेंसिटी है, डिफ्यूजन है एंड फ्री सरफेस। ये बहुत ज्यादा ही पैरामीटर यूज हो जा रहा है सॉलिड लिक्विड गैस को क्लासिफाइड करने के लिए। अगर मैं बात करूं कि अगर हम शेप को पैरामीटर लेकर चलूं तो सॉलिड लिक्विड गैस को हम शेप के बेसिस पे कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो हमें पता है कि सॉलिड का शेप क्या होता है, डिफिनिट होता है। क्यों डिफिनिट होता है, क्योंकि इनके पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या होता है, रेगुलर होता है, क्लोज पैक्ड होता है, इसलिए इनका शेप भी क्या होगा, डिफिनिट होगा। बट हमारा लिक्विड और गैस का शेप फिक्स नहीं होता है, इनडिफिनिट होता है। मतलब जिस कंटेनर में आप रखोगे उसी कंटेनर में उसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर हम सेकंड पैरामीटर की बात करें वॉल्यूम, तो हमारा सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, डिफिनिट होगा। लिक्विड का भी क्या होता है, डिफिनिट ही होता है, बट गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। जिस कंटेनर में रखोगे उसका वॉल्यूम अलग अलग हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी कंप्रेसिबिलिटी की बात, तो सॉलिड का पार्टिकल का अरेंजमेंट कंपैक्ट है, तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी भी बहुत क्या होगी, मिनिमम, मान लो नेग्लिजिबल होगा। इसलिए यहां पे मेंशन क्या किया गया है, ऑलमोस्ट नील। क्या लिक्विड का भी जो है बहुत मुश्किल है, बट गैस की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती। क्यों, क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होते हैं। अगर मैं बात करूं इनकी फ्लूइडिटी का, रिजिडिटी का,
तो सॉलिड का रिजिडिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। बट अगर हम लिक्विड की बात करें तो वो एक लेयर के साथ वो क्या करता है, फ्लूट करता है। बट अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस की भी फ्लूइडिटी लिक्विड से क्या होती है, ज्यादा होती है। उसका रीजन वही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अगर मैं बात करूं डेंसिटी, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इट इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। मास वॉल्यूम के रेशियो को ही क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। अगर डेंसिटी के बेसिस पे सॉलिड लिक्विड गैस को क्लासिफाइड करें तो हम सॉलिड को मानते हैं कि इनकी डेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, क्योंकि इनका वॉल्यूम कम होता है, मास की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। बट अगर मैं बात करूं लिक्विड की तो सॉलिड से थोड़ी सी कम होगी, बट गैस से क्या होगा, ज्यादा होगा। और हमारा गैस का डेंसिटी क्या होती है, वेरी स्मॉल। ओके, अगर मैं बात करूं डिफ्यूजन का, तो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है, इंटरमिक्सिंग ऑफ अदर सबस्टांसेस आर वेरी लो इन कंपैरिजन टू द सॉलिड, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, वही रीजन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। इसीलिए डिफ्यूजन की पॉसिबिलिटी या रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड में बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। इसलिए आप लोग यहाँ पे देखो, जनरली डू नॉट डिफ्यूज इन सॉलिड बट डिफ्यूज स्लोली बट डिफ्यूज रैपिडली इन गैसेस। गैस में डिफ्यूजन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, वही रीजन है क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू बहुत कम होती है और इनका स्पेस भी बहुत ज्यादा होता है। और जाहिर सी बात है कि स्पेस ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम होती है। अगर मैं फ्री सरफेस की बात करूं तो सॉलिड के पास सरफेस बहुत सारी होंगी, इसीलिए यहां पे है कि एनी नंबर ऑफ फ्री सरफेस, क्योंकि सॉलिड का कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। बट अगर मैं बात करूं लिक्विड किसी भी कंटेनर में रखोगे तो जो आउटर लेयर होगा, जो अपर लेयर होगा, वही इसका सरफेस का फॉर्मेशन होगा। बट गैस का क्या सरफेस होगा, कोई नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन ही नहीं होता, चारों डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। इस तरीके से हमने सॉलिड लिक्विड गैस को डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर के बेसिस पे मैंने क्लासिफाइड किया है। अब पिछले वीडियो में भी मैंने इसके बारे में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि हम क्या मैटर को चेंज कर सकते हैं। मैटर मतलब सॉलिड लिक्विड गैस को क्या आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमने कोई वाटर लिया हुआ है, वाटर को अगर मुझे सॉलिड में कन्वर्ट करना है, वाटर को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब उसको आइस में कन्वर्ट करना होगा। और आइस किसके फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है। अगर हम वाटर को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो लिक्विड मतलब क्या होगा, जो नॉर्मल हम वाटर यूज करते हैं, ये वाटर भी क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। अगर हम क्या, हम वाटर को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम लोग वेपर बोलते हैं, वेपर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इनके बीच का डिफरेंस अगर देखोगे तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि इनके जो पार्टिकल का जो डिजाइन है, जो इनका पार्टिकल का जो डिजाइन है बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है, बहुत ही क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होता है। ठीक है। बट अगर मैं वाटर की बात करूं, इनके पार्टिकल में थोड़े से क्या होते हैं, स्पेस होते हैं और वो रेगुलर मैनर के फॉर्म में अरेंज नहीं होते, इसको बोला जाता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा। वेपर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े थोड़े क्या होते हैं, दूरी के फॉर्म में होते हैं, मतलब इनके बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इस तरीके से अगर मुझे वाटर को तीन स्टेट में कन्वर्ट करना है तो सॉलिड को अगर मुझे मैंने क्या कर दिया, हीट कर दिया, हीट दे दिया तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। अगर मैंने लिक्विड को हीट प्रोवाइड कर दी तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे मैं उल्टा कर दूं, गैस को हमने क्या कर दिया, कूल कर दिया तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड को अगर मैंने कूल कर दिया तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को अलग अलग कन्वर्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चेंजिंग इन द प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, इसके बाद हम लोग चलते हैं कि आखिर ये चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है क्या। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि सबस्टांस में एग्जिस्ट इन एनी ऑफ थ्री स्टेट ऑफ मैटर्स। बताइए कि हमारे जो मैटर का जो स्टेबल स्टेट है वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, या तो लिक्विड होगा या तो गैस के फॉर्म में होगा। अब बोलोगे नहीं सर, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी होते हैं,
फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी होते हैं, जिसको आपने नाम सुना होगा प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। बट ये क्या होते हैं, ये अनस्टेबल स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, किसी स्पेसिफिक कंडीशन में ही ये मैटर एग्जिस्ट करते हैं। फिलहाल अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें या स्टेबल स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो हमारे मैटर जो होंगे वो 3 पार्ट में ही होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अगर इस सॉलिड लिक्विड गैस को मुझे कन्वर्ट करना है तो हमें कुछ कंडीशन प्रोवाइड करना होगा। वो कंडीशन क्या क्या हो सकता है बच्चों? टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये 2 फैक्टर को अप्लाई करके हम किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को अलग अलग स्टेट में चेंज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं किस तरीके से इनको कन्वर्ट करना है, किस तरीके से हमें अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर यूज करना है, अब यहाँ पे हम लोग यूज करके देख सकते हैं। अगर मैं कहूं कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको हीट देना पड़ेगा, और उसी हीट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। हम लोग डिटेल आगे देखेंगे। अगर लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कूल करना पड़ेगा। उसी कूलिंग ऑफ टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं। अगर आपने कहा नहीं मुझे सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है तो उसी को बोला जाता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में हमारा क्या होता है? सॉलिड जो होते हैं डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, अगर गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो जाहिर सी बात है कूल तो करना ही पड़ेगा, बट इसको सब्लिमेशन तो बोला जाता है, लेकिन इसके लिए स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है, डी सब्लिमेशन। डी सब्लिमेशन, डी सब्लिमेशन ये किसके लिए है? अगर गैस को सॉलिड में कन्वर्ट किया जाए। किसी किसी बुक में ना डिप्लीशन वर्ड यूज किया, डिप्लीशन भी इसको यूज किया जा सकता है, इसको हम डिप्लीशन भी यूज किया जा सकता है। डिप्लीशन बोलो या डिसब्लिमेशन, दोनों ही क्या होते हैं? सेम होते हैं। अच्छा, अगर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो जाहिर सी बात है कि मुझे कूलिंग मतलब टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा, उसी को बोला जाता है कंडेंसेशन। अगर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग या इवेपोरेशन। इट मीन्स ये हुआ कि हम किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को अलग अलग टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। हम प्रेशर टेम्परेचर को चेंज करके इनको अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि अगर किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज करना है तो हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर मैंने इसको कन्वर्ट करना है तो पहला फैक्टर हम लोग क्या यूज करते हैं? पहला फैक्टर हम लोग क्या यूज करेंगे? बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज करके हम बहुत सारी टर्मिनोलॉजी को यूज कर सकते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए ना कि टेम्परेचर का यूनिट क्या है, टेम्परेचर है क्या। अगर आपसे कोई पूछ दे कि टेम्परेचर क्या है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, यही तो करते हैं। तो अगर मैं टेम्परेचर की यूनिट की बात करूं तो यही से बात है कि हमारे टेम्परेचर के 3 यूनिट बहुत फेमस हैं। एक हमारा डिग्री सेल्सियस है, सेकंड हमारा केल्विन है, एंड थर्ड क्या है? फारेनहाइट है। और इनको कन्वर्ट करने के लिए आपको बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अगर मान लो मुझे केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हम लोग कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं? केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ये कुछ मैथमेटिक्स का जो वैल्यू है ये आपको ऐड करना पड़ेगा। एक्चुअल वैल्यू होती है 273.15, बट क्लास 9 के लिए ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को आपको याद करना होगा। अच्छा, अगर मान लो मुझे फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हमें ये फार्मूला अप्लाई करना होगा। तो फार्मूला क्या है? फारेनहाइट माइनस 32/9 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस अपॉन 5। इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके भी फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, अगर मैं एग्जाम्पल लेकर चलूं, आपको मैं बताऊं कि अगर मुझे कहूं कि 150 डिग्री सेल्सियस को मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करोगे? अब यहाँ पे देखो डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो हमको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो केल्विन इक्वल टू क्या हो गया? डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है? 150 की वैल्यू, उसमें हम लोग क्या ऐड कर देंगे? 273। 273 को ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 + 3
3 होगा, 7 5 12 हो गया, 2 1 3 एंड 4, ये हमारी वैल्यू क्या हो गई 423 केल्विन। मतलब हमको वैल्यू को पुट करके इनकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। वैसे आपको बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, उस एग्जांपल को इस फार्मूले से अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई थिंक मुझे ये लगता है कि पैरामीटर आपको समझ में आ रहा है। ये बताने का रीजन ये था कि कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में केल्विन, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस दे दिया रहता है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि टेम्परेचर के क्या क्या यूनिट होते हैं। ओके, अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करूं तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। यहां पे मेंशन है कि अगर मैंने किसी हीट के थ्रू मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। अभी जस्ट मैंने पहले भी बताया कि सॉलिड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको हीट देना पड़ेगा, और हीट देने से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ओके, फिर दे रहा है लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। लिक्विड को अगर गैस में कन्वर्ट करना है तो भी आपको हीट देना पड़ेगा, और हीट देने से क्या होता है, टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। एंड डिक्रीज द टेम्परेचर मतलब बाय कूलिंग द गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट एंड लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट। तो सिंपल सा फिनोमिना है कि अगर सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो आपको हीट देना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जस्ट मैं अपोजिट कर दूं, रिवर्स प्रोसेस कर दूं कि गैस को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा, मतलब कूलिंग इफेक्ट देना पड़ेगा, तब जाकर हमारा यह चेंज स्टेट ऑफ मैटर पॉसिबल होगा। ओके, अब आगे चलते हैं कि ठीक है सर, ये तो मुझे समझ में आ गया कि हमने टेम्परेचर को चेंज करके अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं, तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप कैसे समझेंगे। तो पहला जो टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है वो है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग मतलब क्या होता है, किसी चीज को मेल्ट हो जाना। मतलब अगर हमने आइस ले लिया और आइस को हमने वाटर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब आइस हमारा सॉलिड के फॉर्म में था और वाटर हमारा लिक्विड के फॉर्म में है। जाहिर सी बात है कि आइस के पार्टिकल क्या होंगे, रेगुलर अरेंज होंगे, बट हमारे वाटर के पार्टिकल के बीच में थोड़ा सा स्पेस भी होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी थोड़ा सा मिनिमम होगा। किससे कंपेयर कर रहा हूं, सॉलिड से कंपेयर कर रहा हूं। तो जाहिर सी बात है कि अगर मुझे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो मुझे तो कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़ेगी। उसी एनर्जी के बेसिस पे ही इनके जो पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ब्रेक होगा और इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, तभी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। तो इट मींस ये हुआ कि द प्रोसेस इन विच सॉलिड सबस्टेंसेस चेंज इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। और मेल्टिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फ्यूजन भी बोलते हैं। जैसे बहुत सारे साइड बुकों में मेल्टिंग को फ्यूजन भी यूज किया जाता है। तो अगर हमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया बाय द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर आर नोन एज मेल्टिंग। बट मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए। टेम्परेचर का भी हर एक सबस्टेंसेस का एक मेल्टिंग पॉइंट की टेम्परेचर की वैल्यू फिक्स होती है, मिनिमम वैल्यू होती है। तो मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूं, मिनिमम टेम्परेचर एट विच solid substances melt and change into liquid at the atmospheric pressure is called melting point। अगर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर फिक्स है तो जिस टेम्परेचर पर अगर हमारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट को और डिफाइन करूं तो आपको समझने के लिए यहां पे मैंने कुछ चीजें आपको बताने की मैंने कोशिश की हुई है। अब देखो, अगर हमने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर को मैंने क्या किया, बढ़ाया, क्योंकि मैं हीट दे रहा हूं ना। जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज करेगा, क्योंकि टेम्परेचर के बेसिस पे ही हमारी काइनेटिक एनर्जी डिसाइड होता है, तो कितना वो मूव कर सकता है। जैसे मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और जैसे इंक्रीज करेगा तो पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, वाइब्रेट करेगा।
और जब वाइब्रेट करेगा तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, घटते जाएगा। इसीलिए अगर हमने एनर्जी सप्लाइड की बाय द हीट फॉर्म, देन ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द particles and a stage is reached when solid melt and is converted to liquid state। जो हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं उस टेम्परेचर का यूज हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में चला जाता है, रिड्यूस करने में चला जाता है, तभी तो हमारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा। इट मीन्स जिस मेल्टिंग पॉइंट की बात होती है उसी मेल्टिंग पॉइंट पर हमारा सॉलिड के पार्टिकल्स दूर होकर लिक्विड स्टेट में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। ओके, आपने बोला कि ठीक है सर, मुझे समझ में आ गया कि अगर मेल्टिंग पॉइंट को अगर हमें सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको हीट देना पड़ेगा। ओके, अगर मैं पूछूं कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है तो आप बोलोगे 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन मैंने पूछ दिया केल्विन के फॉर्म में बताओ केल्विन के फॉर्म में क्या होगा, जो मैंने फार्मूला बताया था, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 273 केल्विन। अगर मैं कहूं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स का बताओ, तब इसकी वैल्यू क्या होती है 63 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेना। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, इसकी वैल्यू कितनी हुई है 1535 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पे क्वेश्चन उठाया जा सकता है कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट इतनी ज्यादा क्यों है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है पार्टिकल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। अगर मैं कहूं कि मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन देम, तो आयरन तो हमारा क्या मेटल्स पार्टिकल है, मेटल्स के बीच में मेटेलिक बॉन्ड होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इनके पार्टिकल को ओवरकम करना, इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिड्यूस करने के लिए आपको मैक्सिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए आयरन का मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू सबसे ज्यादा दिख रही है। ओके, अब यहां पे मेंशन मैंने किया हुआ है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल, हायर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंसेस, ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। जाहिर सी बात है कि जिसके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी बच्चों, सबसे ज्यादा होगी। सर ये तो समझ में आ गया कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट का हाई होने का रीजन भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अगर मैं कहूं कि ठीक है हमने सॉलिड को मेल्ट किया, मैंने क्या कर दिया सॉलिड को मेल्ट किया, तो आपने देखा होगा कि जब हम टेम्परेचर को प्रोवाइड करते हैं, हीट देते हैं, इनका टेम्परेचर की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट हो जाती है। मान लो हमने वाटर को जो हमारा आइस के फॉर्म में था, हमने इसको टेम्परेचर देकर 0 डिग्री सेल्सियस तक ला दिया, क्योंकि आइस का टेम्परेचर तो माइनस में होता है। मैंने हीट देकर इसको 0 तक मैंने ला दिया, इसके बाद ये हमारा जो आइस है वाटर में तो कन्वर्ट हो रहा है, बट अगर मैं थर्मामीटर लगा दूं इनके टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं दिखाई देता है, इट मींस टेम्परेचर रिमेन द सेम। तो आखिर में हीट जा कहां रहा है, वेयर डज द हीट एनर्जी गो, एनर्जी कहां जा रहा है, तो एनर्जी जाता कहां पे है, द हीट गेट यूज्ड अप इन द चेंजिंग द स्टेट ऑफ बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। मतलब वो एनर्जी इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिड्यूस करने में चला जाता है, तभी तो हमारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अरे सॉलिड के पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या होता है, रेगुलर होता है। अब मुझे किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है, इसके बीच में गैप ज्यादा होता है लिक्विड स्टेट में, सॉलिड का में कोई गैप तो होता नहीं है, तो इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगा होगा ना। उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कैंसिल करने के लिए, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिड्यूस करने के लिए यो एनर्जी क्या हो जाता है, यूज हो जाता है। इसीलिए हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय आइस विदाउट शोइंग एनी रेज इन टेम्परेचर। इसीलिए टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर भी इनकी थर्मामीटर लगाने के बाद भी कोई भी टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं दिखता। ओके, अब उसी को हम लोगों ने क्या साइंटिस्टों ने एक नया नाम दिया, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट उसी को बोलती है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो रिड्यूस द
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इस लेटेंट हीट को हम लोग आगे टॉपिक में देखने वाले हैं कि लेटेंट हीट क्या है, बट इतना आप जान लो कि लेटेंट हीट एक हिडन टाइप का एनर्जी है, और उसी लेटेंट हीट के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि हमारा वाटर के पार्टिकल की एनर्जी हमेशा आइस से ज्यादा होती है, क्योंकि हमने एनर्जी दी ना। एनर्जी देने की वजह से ही आपने देखा कि हमारा जो आइस है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। उसी के बेसिस पे हम इसके लेटेंट हीट को डिफाइन कर सकते हैं। सर ये तो ठीक है, ये लेटेंट हीट का कंसेप्ट मैंने बता दिया कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ही वो सॉलिड लिक्विड में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। अब यहां पर मैं बात करने वाला हूं कि व्हाट आर बॉइलिंग, वाटर इवोपरेशन, वाटर वेपराइजेशन। जैसे हमने मेल्टिंग की बात किया वैसे हम लोग बात करने वाले हैं कि वेपराइजेशन के बारे में। आखिर ये बॉइलिंग का टर्म आपने कभी सुना ही होगा कि अगर हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर दे। अभी हम किसकी बात कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना था। अब हम लिक्विड को किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, गैस में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो गैस में कैसे कन्वर्ट होगा, उसको भी तो हीट देना पड़ेगा, इसकी भी टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ानी पड़ेगी, इनके भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करना पड़ेगा, तभी तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। तो सेम कंसेप्ट मेल्टिंग और या मेल्टिंग पॉइंट का है, जैसे हम लोग यूज करने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट में भी। अब देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में उसने क्या डिफाइन किया हुआ है। द प्रोसेस इन विच लिक्विड सबस्टांसेस चेंज इनटू गैस रैपिडली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। हम एनर्जी देते जा रहे हैं, एनर्जी देते जा रहे हैं, वो लिक्विड बार बार एक वाइब्रेट होकर इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिड्यूस करते जा रहा है। एक समय आएगा वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी को बोला जाता है बॉइलिंग। अच्छा, आखिर में बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो मिनिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉयल एंड चेंज रैपिडली इनटू गैस एट गिवन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। अगर मान लो मैंने यहां पर एक बीकर बनाया, ठीक है बच्चों, मैंने यहां पर एक बीकर बना दिया और ये हमारे छोटे छोटे जो है मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ये किसके फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में। अब मुझे इसको वेपर में कन्वर्ट करना है, वेपर में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट होगा, क्योंकि यहां पर हम प्रेशर भी तो लग रहा है, हमारे हर सबस्टांसेस पे कोई ना कोई एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है। उस प्रेशर को ओवरकम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हमें अलग से तो एनर्जी देनी पड़ेगी। जब एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ये वाइब्रेट होगा, तो इनका भी प्रेशर लगने वाले एक्सटर्नल प्रेशर के क्या हो जाएंगे, जब इक्वल हो जाएंगे तब ये पार्टिकल्स किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जिस मिनिमम टेम्परेचर पर अगर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड आर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। उसी बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे ही हमारा लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, गैसेस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अगर मैं पूछूं कि बॉइलिंग पॉइंट किस टाइप का फिनोमिना है, ये बल्क फिनोमिना है। आप जैसे एनर्जी दोगे, चाहे अपर का मॉलिक्यूल हो या लोअर का मॉलिक्यूल हो, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल एक साथ वाइब्रेट होकर वो वेपर फॉर्म में या गैस के फॉर्म में क्या हो जाते हैं बच्चे, कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि हम किस तरीके से बॉयल करते हैं, किस तरीके से हम बॉइलिंग पॉइंट का टर्म यूज करते हैं, क्यों हम एनर्जी देकर हम लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में या वेपर स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। आई थिंक मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अगर मैंने कह दिया कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बताओ, अच्छा बार बार मैं वाटर के एग्जांपल क्यों ले रहा हूं, क्योंकि सबसे सिंपल अगर कोई सबस्टांस आपको इजिली अवेलेबल होता है वो क्या है, हमारा वाटर ही तो है। कहा जाता है ना कि जल ही जीवन है। तो अगर मैं वाटर का बार बार एग्जांपल क्यों ले रहा हूं, ताकि आपको इससे आपको समझ और ज्यादा इंक्रीज कर जाए। तो अगर पूछा जाए कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये मेजर करके देखा गया कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब केल्विन में कन्वर्ट करो, अगर 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो मैंने फार्मूला बताया था, क्या फार्मूला था, केल्विन इक्वल टू क्या था, आप लोग भूल जाते हो, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब 100 ऐड कर लो तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 300।
173 केल्विन। फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, वो भी मैंने आपको फार्मूला बता दिया है, अब उसे अप्लाई करके भी इसको फारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल का नाम सुना ही होगा। एल्कोहल हमारा एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना बच्चों, इनके बीच में OH ग्रुप, कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़े होते हैं। तो अगर एल्कोहल का अगर मुझे बॉइलिंग पॉइंट बताना हो तो इसकी वैल्यू फिक्स होती है 78 डिग्री सेल्सियस। ओके, अगर मैं कहूं कि मरकरी, ओ माय गॉड, मरकरी हमारा मेटल है। अब बोलोगे सर मेटल तो सॉलिड स्टेट में होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, मरकरी मेटल होते हुए भी लिक्विड स्टेट में होता है। तो अगर मैं कहूँ कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू दी हुई है 357 डिग्री सेल्सियस। अब इनका टेम्परेचर, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? क्योंकि मरकरी के बीच में स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इनके लिक्विड को गैसियस में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, तभी तो पार्टिकल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर सकते हो, इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिड्यूस कर सकते हो, तभी तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा। इसीलिए मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। अब देखो यहां पर क्या मेंशन किया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल, हायर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। मतलब जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फिनोमिना से यही आपको समझ में आना चाहिए। क्या ये बातें समझ में आ रही है? ठीक है, मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि सर कंडेंसेशन क्या है। कंडेंसेशन क्या है? जब हम गैसियस सिस्टम को लिक्विड सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। अब जाहिर सी बात है, गैसेस के मॉलिक्यूल के बीच में गैप ज्यादा है और लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में या पार्टिकल के बीच में गैप कम है। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा है और गैसियस में कम है। तो कैसे होगा? यहाँ जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर की वैल्यू को घटानी पड़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ज्यादा मूव करेगा, ज्यादा दूर भागेगा, हमें तो नजदीक लाना है ना। अब ध्यान देना, अगर मान लो ये हमारा गैस के मॉलिक्यूल है और मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है, लिक्विड के मॉलिक्यूल का डिस्टेंस कम होता है, तो अगर जितना ये वाइब्रेट करेगा तो क्या ये नजदीक आएगा? क्या नहीं आएगा। तो नजदीक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे कूल करना पड़ेगा, टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर घटेगा तभी तो सिस्टम कूल होगा। अब जैसे मान लो गर्मी का मौसम है, आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, आप क्या करते हो? एसी ऑन करते हो। एसी क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। हीट दिया तो टेम्परेचर बढ़ा, हीट लिया टेम्परेचर घटा। सिंपल सा कंसेप्ट है। अब यहां पे ध्यान देने की बात यह है कि अगर मान लीजिए हमारा गैस हीट को एब्जॉर्ब किया, हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द गैस, या गैस हीट को बाहर निकाल दिया जाए। बेस एक्सट्रैक्टेड मतलब क्या होता है कि हमने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, हीट से हीट या एनर्जी को हमने एब्जॉर्ब कर लिया, तो जाहिर सी बात है कि हमारा टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी बच्चों? डिक्रीज करेगा। और जब ये वैल्यू डिक्रीज करेगा तो इनका इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स की वैल्यू क्या होगी? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि अब वाइब्रेट होना बंद हो गया ना। तो हमने टेम्परेचर को घटाया तो हमारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी घटी और इनके बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स की वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी। और जैसे बढ़ेगी तो हमारा जो लिक्विड स्टेट था वो किस में कन्वर्ट हो गया? सॉरी, ये हमारा जो गैसियस स्टेट था वो किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो एट दिस पॉइंट गैस पासेस इनटू लिक्विड स्टेट। मतलब कंडेंसेशन में हम गैसियस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज किया उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी क्या हुई? डिक्रीज हुई। इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी?
इंक्रीज कर जाएगा, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा, जिसके वजह से हमारा गैस किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। ये हमारा क्या है, कंडेंसेशन है। ओके, आपने कहा ठीक है, हमने कंडेंसेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब कंडेंसेशन में हम लोग कौन सा टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग बात करने वाले हैं फ्रीजिंग के लिए, क्योंकि हमारा मेल्टिंग भी हो गया, बॉइलिंग भी हो गया, कंडेंसेशन भी मैंने आपको बता दिया। अब कौन सा टर्मिनोलॉजी बच रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। लिक्विड को किस में कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं, द प्रोसेस बाय चेंजिंग अ लिक्विड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। अगर हमने लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया, दिस प्रोसेस आर नोन एज फ्रीजिंग। अब मैंने फ्रीजिंग करना हो तो इसके लिए यहां पे मेंशन कर दिया है कि फ्रीजिंग इज द रिवर्स ऑफ द मेल्टिंग। मेल्टिंग का जस्ट अपोजिट क्या होता है, फ्रीजिंग होता है। अब क्यों, मेल्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, और हमारा फ्रीजिंग में क्या होता है, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। जस्ट अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ, ध्यान दो। सॉलिड को अगर हमने लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, इट इज कॉल्ड मेल्टिंग, और लिक्विड को अगर हमने सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया, इसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। तो अगर स्टेटमेंट आ जाता है कि हमारा फ्रीजिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का रिवर्स प्रोसेस है, तो ये कहना गलत नहीं है, ये सही है। अब यहां पे मेंशन क्या करता है, सो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज द सेम एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इट्स सॉलिड फॉर्म। मतलब हमारा प्रोसीजर भी लगभग क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 273 केल्विन। लेकिन ध्यान देना यहां पर क्या मेंशन है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो वहां पे जीरो ऐड करोगे तो 273 तो आएगा। इसमें मैंने नया चीज क्या बता दिया, अगर मैं कह दिया कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। क्यों, क्योंकि हमारा वाटर आइस दोनों ही इक्विलिब्रियम फॉर्म में अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट होते हैं। जिस फैक्ट पे, जिस पॉइंट पर हमारा आइस मेल्ट होकर वाटर बनाता है, तो उसी पॉइंट पर हमारा वाटर भी क्या बना सकता है, आइस भी बना सकता है। इसीलिए मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू हमारा सॉलिड के लिए क्या होता है बच्चों, सेम होता है। कई बातें समझ में आ रही है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है सर, आपने तो बॉइलिंग पॉइंट बता दिया, फ्रीजिंग पॉइंट बता दिया, मेल्टिंग पॉइंट बता दिया, आखिर में प्रेशर कैसे चेंज करेंगे। टेम्परेचर का तो कहानी आपने बता दिया, प्रेशर का इफेक्ट क्या है, अगर हम प्रेशर को चेंज करें तो क्या क्या कन्वर्जन हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन ध्यान देना बच्चों, क्या ध्यान देना कि प्रेशर है क्या। तो प्रेशर के लिए यहां पर मैंने सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए और गैस के लिए मैंने अलग अलग बनाकर आपको दिखाया हुआ है। अगर मैं पूछूं कि सॉलिड का प्रेशर का पैटर्न क्या होगा, तो जाहिर सी बात है, एक्सर्टेड प्रेशर ओनली इन द डाउनवर्ड, वो हमेशा नीचे ही लगाता है। कौन लगाता है, सॉलिड। लेकिन अगर मैं कहूं कि लिक्विड का प्रेशर का नेचर क्या होगा, तो ये एक्सर्टेड प्रेशर डाउनवर्ड एज वेल एज टू द साइड, और अपने अगल बगल भी लगाएगा और नीचे भी लगाएगा, क्योंकि ऊपर तो वो क्या खाली है। लेकिन जब हम गैस की बात करते हैं तो गैस का प्रेशर चारों तरफ होता है, इन ऑल डायरेक्शन। मतलब प्रेशर लगाने का तरीका सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या है, अलग अलग है। अगर आपसे भी पूछे कि प्रेशर को किस यूनिट में मेजर किया जाता है, यहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है एटीएम, बार। अगर 1 एटीएम की बात करूं कि 1 एटीएम कितने बार के इक्वल होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1.013 बार।
अगर कोई पूछ दे कि 1 बार को एटीएम में कन्वर्ट करो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0.986 एटीएम। अब ये एटीएम बार क्या है, इट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, क्योंकि आप जब स्टेटमेंट पढ़ोगे ना तो बार बार इस टर्मिनोलॉजी का यूज होगा, ये यूनिट है प्रेशर का। अब और भी होते हैं, अगर कहूं पास्कल, पीए मतलब होता है पास्कल, पास्कल भी हमारा एक यूनिट है प्रेशर का, पास्कल। तो 1 पास्कल इक्वल टू क्या होगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल इक्वल टू क्या होता है 10⁻³ बार। ये सारे के सारे मेजरमेंट वैल्यू है, साइंटिस्टों ने इसको मेजर करके वैल्यू फिक्स किया है, इसकी वैल्यू को आपको याद करनी होगी। अगर कोई पूछे कि 1 बार को पास्कल में कन्वर्ट करो तो 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल। अगला कोई नहीं सर, तो एमएम मरकरी में भी बार बार यूज होता है, हाँ यूज होता है। तो 1 एटीएम इक्वल टू क्या होता है 760 एमएम मरकरी, एमएम मरकरी। एमएम मरकरी भी क्या है हमारा यूनिट है। टॉर के नाम सुना होगा, टॉर, टॉर भी क्या है हमारे प्रेशर का यूनिट है, इसकी वैल्यू भी सेम होती है 760 टॉर। तो टॉर, एमएम मरकरी, एटीएम, बार, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये सारे के सारे क्या है प्रेशर के यूनिट है। और ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमें पढ़ना क्या है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर अप्लाई करके भी हम अलग अलग कन्वर्जन को यूज किया जा सकता है। अच्छा, यहां पे दिया हुआ है द 3 स्टेट ऑफ मैटर डिफर इन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन द कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल। बात सही है कि जो हमारा मैटर जिससे बना हुआ है, इस मैटर के बीच में 2 ही तो पैरामीटर यूज होता है, या तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और इनके बीच में क्या होगा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा। और उसी को वेरी करके हम अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, ये सॉलिड के फॉर्म में है, ये लिक्विड के फॉर्म में है, ये गैस के फॉर्म में है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। गैस आर कंप्रेसिबल बिकॉज ऑन अप्लाई प्रेशर। प्रेशर अप्लाई करके भी हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, इनके शेप को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले बताया हुआ है। अगर क्यों, बिकॉज द स्पेस बिटवीन द गैसेस पार्टिकल डिक्रीज, देयरफॉर गैस कैन बी कंप्रेस रेडली। इनके बीच में गैप ज्यादा है, आप प्रेशर लगाते गए कंप्रेस होता गया, क्योंकि उसके बीच में जगह खाली है ना, क्योंकि पार्टिकल की जो डिस्टेंस होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस होता है, वो मैक्सिमम होते हैं, इसलिए बहुत ही क्या होते हैं इजीली कंप्रेसिबल है। ओके, व्हेन वी अप्लाई प्रेशर एंड रिड्यूस टेम्परेचर, प्रेशर को हमने अप्लाई किया और टेम्परेचर को घटा दिया, मतलब प्रेशर को बढ़ाया, प्रेशर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर को घटा दिया, देन गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, मींस गैस विल बी लिक्विफाइड। अब यहां पर हमने गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, जैसे हमने कंडेंसेशन में पढ़ा था। कंडेंसेशन में भी तो हम लोग कूलिंग करते थे, टेम्परेचर को डिक्रीज करते थे, वैसे ही किसी भी गैस को अगर लिक्विफाइड करना है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है, तो टेम्परेचर को तो घटाना पड़ेगा ही, साथ में प्रेशर को भी बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हमारे पार्टिकल क्या आ जाए नजदीक आ जाए। ओके, the process of conversion of gas into liquid by increasing pressure and decreasing temperature is called liquefaction। आपने देखा होगा कि जब कोरोना का टाइम जब आया था तो ऑक्सीजन को लिक्विड के फॉर्म में मरीज को दिया जा रहा था। ऑक्सीजन तो गैस के फॉर्म में होता है ना, बट ये लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हो गया, इसी प्रोसेस से हुआ। अगर हमने प्रेशर को बढ़ा दिया और टेम्परेचर को घटा दिया तो हमारा गैस किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। A substances may exist in any of the 3 different state of matter depending upon the condition of temperature and pressure। घुमा फिरा कर टेम्परेचर प्रेशर को हम चेंज करके अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो ये भी समझ में आ गया कि सर हम किस तरीके से प्रेशर में चेंज करके अलग अलग पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत मजेदार चीज दिया हुआ है कि अगर मैं कहूं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सबस्टेंसेस इज अबव द रूम टेम्परेचर,
रूम टेम्परेचर से उसका ज्यादा है मेल्टिंग पॉइंट एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सेड टू बी सॉलिड। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट में क्या करते हैं, हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हमारा मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू रूम टेम्परेचर से क्या है, ज्यादा है, तो जाहिर से बात है वो किसके फॉर्म में दिखाई देगा, सॉलिड के फॉर्म में दिखाई देगा। लेकिन वहां पे ट्विस्ट है, अगर वही जो अबव दिया है ये क्या हो जाए, बिलो हो जाए, मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू रूम टेम्परेचर से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो हमारा सबस्टांस का स्टेट क्या होगा, सॉलिड नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। वैसे उसी पैटर्न को यहां भी फॉलो करते, स्टेटमेंट को ध्यान से देखना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सबस्टांसेस इज अबव द रूम टेम्परेचर अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज क्लासिफाइड एज लिक्विड। भाई हम लोग बॉइलिंग पॉइंट में क्या करते हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं। तो इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट की जो वैल्यू है ना, रूम टेम्परेचर से क्या है, ज्यादा है, तो जाहिर से बात है किसके फॉर्म में दिखेगा, लिक्विड के फॉर्म में दिखेगा। अब उस स्टेटमेंट को उल्टा कर दो, अगर हमारे बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाए, रूम टेम्परेचर से क्या हो जाए, बिलो हो जाए, तो किसके टर्म में दिखेगा, लिक्विड के टर्म में नहीं दिखेगा, किसके टर्म में दिखेगा, गैस के टर्म में दिखेगा। मतलब हमारे किसी भी सबस्टांस का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि उस किस रूम टेम्परेचर पे रखा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। ये भी बहुत सुंदर से स्टेटमेंट, क्योंकि आजकल एग्जाम में ना असर्शन, रीजन, पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो छोटे छोटे आप लैंग्वेज के फॉर्म में भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा जो सबस्टांस का स्टेट क्या होगा, सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा कि गैस होगा। क्योंकि हमारे स्टेबल स्टेट ऑफ मैटर क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, अब ये भी आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आ गया। ये लेटेंट हीट, अभी जस्ट मैंने बताया, लेटेंट हीट क्या है, हिडन एनर्जी है, हिडन हीट है। और ये हिडन हीट क्यों बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेता है बट टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये इनके मॉलिक्यूल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करता है, रिड्यूस करता है, ओवरकम करता है। अब जैसे यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लिया हमने यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल ले लिया और ये हमारा क्या है, थर्मोमीटर है। क्या है बच्चों, थर्मामीटर है। वो डिजाइन मैंने बनाया हुआ है। उस थर्मामीटर में हमने क्यों यूज किया, ताकि हम यहाँ पर हीट दे रहे हैं ना, यहाँ पर एनर्जी दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। हीट देते 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 जैसे ही यह 100 डिग्री सेल्सियस आया, 100 डिग्री सेल्सियस आया, तो हमारा वाटर किस में कन्वर्ट होगा, बताओ बच्चों, वेपर फेज में। मतलब गैसेस फॉर्म में ये वेपर फेज में आ जाएगा। और जब वेपर फेज आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बट हम हीट देते जा रहे हैं, हीट देते जा रहे हैं, हमारा वाटर वेपर में कन्वर्ट होते जा रहा है, बट हमारा जो थर्मामीटर है वो 100 पे ही रुका हुआ है। मतलब टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर में कोई चेंजेस हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हीट जो हीट दे रहे हैं वो लेटेंट हीट के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जा रहा है। और ये एब्जॉर्ब क्यों होती है, जस्ट मैंने पहले भी बताया हुआ है, ताकि इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को घटाया जा सके और लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट किया जा सके। अब उसी स्टेटमेंट को देखते हैं, द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सबस्टांस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ऐसी एनर्जी जिससे हम किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। क्योंकि हमको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तो हटाना है ना मुझे। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हटेगा तो सॉलिड लिक्विड में क्यों कन्वर्ट होगा, लिक्विड गैस में क्यों कन्वर्ट होगा, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ना इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिड्यूस करने के लिए, ओवरकम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लेटेंट हीट डज नॉट रेज द टेम्परेचर बट लेटेंट हीट हैज ऑलवेज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सबस्टेंस। द वर्ड लेटेंट मींस हिडन। हिडन आपने सुना होगा, आजकल हिडन कैमरा का बहुत चलन चल रहा है, हिडन में छिपाया जाता है लेकिन काम तो करता है। वैसे ही लेटेंट हीट से हम थर्मामीटर से मेजर नहीं कर सकते, बट ये काम करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के क्या करता है, डिक्रीज कराता है, रिड्यूस कराता है। ओके, यहाँ पे आते हैं, एवरी सबस्टेंस हैज द सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स व्हिच हैज होल्ड देम टुगेदर।
जाहिर सी बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तभी तो हमारा मॉलिक्यूल सॉलिड के फॉर्म में होगा, लिक्विड के फॉर्म में होगा, गैस के फॉर्म में होगा। ओके, नाउ इफ द सबस्टेंस हैज टू चेंज इट्स स्टेट देन इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। अब कन्वर्ट करने के लिए इनके पार्टिकल के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा। द लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सबस्टेंस। अरे भैया जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में यूज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ाएगा? भैया लेटेंट हीट का काम ही होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती है। द टेम्परेचर ऑफ द सबस्टेंस डज नॉट रेज ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। यही रीजन है कि थर्मामीटर 100 पे ही रुक गया। अब कितना भी हीट दे दो 100 से ज्यादा नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिड्यूस करने के लिए इसका यूज हो रहा है। हीट जो आप दे रहे हो ना, वो जो हीट जो आप सप्लाई दे रहे हो ना, हीट एब्जॉर्ब होते जा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट के बारे में मैंने जस्ट पिछला जो पॉइंट था मैंने आपको इस पे एक्सप्लेन किया भी है, आप इसको भी आप समझ सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि लेटेंट हीट कितने टाइप के होते हैं। लेटेंट हीट भी दो टाइप के होंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस स्टेट चेंज होता है, बट आपका जो तरीका है, स्टेटमेंट है, आपको सेम मिलने वाला है। जैसे यहां पे देखते हैं, द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जिस लेटेंट हीट से अगर हमारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता हो, उसे हमें क्या बोलते हैं? हम इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। भाई फ्यूजन मतलब क्या हुआ? मेल्टिंग ही तो हुआ। ओके, इन अदर वर्ड, अब ये स्टेटमेंट बहुत ही एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एक पैरामीटर के साथ दे रहा है कि द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल। जूल में लिया, ध्यान देना, जूल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। अगर हमारा 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड है और 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड में कन्वर्ट होता हो, तो जो हीट जो जूल के फॉर्म में है, जो एब्जॉर्ब करेगा, उसी को ही क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको दिखने वाला है कि आइस का लेटेंट हीट की वैल्यू क्या होगी? 3.34 10⁵ जूल पर केजी। ये हमारी वैल्यू नहीं है, साइंटिस्टों ने इसे ऑब्जर्व करके बताया है। अब बोलो कि नहीं सर, जूल में मुझे नहीं देखना, मुझे तो कैलोरी में चाहिए, तो कैलोरी में भी निकाल सकते हो, 80 कैलोरी पर ग्राम। वैसे ही अगर हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें, तो वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 22.5, मतलब 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। और को कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहें तो 540 कैलोरी पर ग्राम। ये वैल्यू है। कभी कभी एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाटर का या आइस का लेटेंट हीट की वैल्यू क्या होगी। ओके, सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन की भी बात करें, जब कंडेंसेशन हो गया, मेल्टिंग हो गया, बॉइलिंग हो गया, फ्रीजिंग हो गया, सब्लिमेशन भी तो बोलेगा कि मुझे क्यों छोड़ रहे हो। इसको भी देख लेते हैं। अगर सॉलिड वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाए, यहां पर लिक्विड आया ही नहीं, सॉलिड वेपर में अगर कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया, दोनों ही सब्लिमेशन का प्रोसेस है कि सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाए और गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अगर सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है, उसको हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। अगर गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, उसको डीसब्लिमेशन बोलते हैं। जबकि दोनों का प्रोसीजर क्या होता है? सेम होता है। बस ये ध्यान देना कि अगर सॉलिड वेपर में कन्वर्ट होगा तो मुझे हीट देना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। अगर वेपर को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो कूल करना पड़ेगा, कूल मतलब टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाते हैं, याद करो, कैम्फर, नेफ्थलीन, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड तो हम लोग केमिस्ट्री लैब में इसको बार बार यूज करके बच्चों को दिखाते हैं। अमोनियम क्लोराइड का नाम सुना होगा, कैम्फर का नाम सुना होगा, आयोडीन का नाम सुना होगा। ये सारे के सारे सबलाइम सबस्टेंस हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए वो सॉलिड वेपर में, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसी को सबलाइम सबस्टेंस भी बोलते हैं।
अब इसको यहां पे देखो ना, द चेंजिंग ऑफ द सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज नोन एज सब्लिमेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ओके, सब्लिमेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सॉलिड सबस्टेंस which undergoes sublimation is said to be sublime, and solid obtained by cooling the vapor of the solid is called sublimate। अब ध्यान देना, अगर हमने कूल करके अगर हमने सॉलिड बनाया तो इसका नाम क्या दिया है? सब्लिमेट का नाम दिया, सब्लिमेट का नाम दिया है। अगर हमने सॉलिड को वेपर में कन्वर्ट करके हीट देकर तो इसका नाम क्या दिया है? सबलाइम का नाम दिया। बात तो सेम ही है, बट इनका जो स्टेट है वो डिफरेंट हो जा रहा है, बस अंतर यही दिखता है। तो सबलाइम और सब्लिमेट का डिफरेंस मैंने आपको यहां पर बता दिया। यहां पे बहुत सारे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे यहां पे दिया है अमोनियम क्लोराइड, जैसे मैंने बताया NH4Cl इज हीटेड, इट डायरेक्टली चेंजेस इनटू अमोनियम क्लोराइड इन वेपर। मतलब वो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर में कन्वर्ट हो गया। व्हेन हॉट अमोनियम क्लोराइड वेपर इज कूल इज डायरेक्टली चेंजेस इनटू सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड भी एग्जांपल हो गया, आयोडीन भी दिया हुआ है, कैम्फर भी दिया हुआ है, नेफ्थलीन और एंथ्रासिन। नेफ्थलीन एंथ्रासिन आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर मैं नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर बनाऊं ना, आपने कभी बेंजीन का नाम सुना है? बेंजीन, अरे बेंजीन बहुत ही फेमस है। ये लगातार 3 बेंजीन बना दो, वो हमेशा नेफ्थलीन की तरह दिखता है। तो नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं? सबलाइम के एग्जांपल है। अब आते हैं लास्ट, इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या है? इवोपरेशन बॉइलिंग पॉइंट का छोटा भाई है, मैं तो यही कहता हूं। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर फिक्स है, तभी वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। बट इवेपोरेशन में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। आप बिलो द बॉइलिंग पॉइंट अगर लिक्विड गैसियस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज द सरफेस फिनोमेना। किसी भी टेम्परेचर पे अगर वो हमारा जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है वो गैस में कन्वर्ट होता हो, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन के बारे में यहां पे देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। और आपको ध्यान देना होगा कि इस चैप्टर में इवेपोरेशन के बहुत सारे एप्लीकेशन मिलती हैं, और इस इवेपोरेशन के एप्लीकेशन को तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब आप इवेपोरेशन और उसके फैक्टर को जान पाओ। बिना फैक्टर आपको फाइंड आउट किए, बिना इनके डेफिनेशन को जाने बिना आप इनके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको ध्यान दीजिएगा। क्योंकि इवेपोरेशन में भी हम लोग क्या करते हैं? लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट था। बस अंतर ये है कि बॉइलिंग पॉइंट की टेम्परेचर की वैल्यू फिक्स होती है, बट इवेपोरेशन का टेम्परेचर फिक्स नहीं होता है। किसी भी टेम्परेचर में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं? तो पहला बार बार यूज होता है टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो बार बार मूव करेगा। लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा? किस में कन्वर्ट होगा? गैस में कन्वर्ट होगा। हमको तो गैस में तो कन्वर्ट करना है। अब यहां पर मैंने एक बहुत जबरदस्त एक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। अगर एग्जाम में आ जाए कि अगर हमारे एक्सिस, अगर इसको मैंने y एक्सिस मान लिया, उसको मैंने x एक्सिस मान लिया, तो y को हमने इवेपोरेशन का माना और x एक्सिस को हमने क्या मान लिया? टेम्परेचर मान लिया। तो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इवेपोरेशन की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज करते जाएगा। तो हम बोल सकते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन टेम्परेचर के क्या है बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप तो बोल ही सकते हो ना, ग्राफ से तो यही दिखता है, ग्राफ से तो यही दिख रहा है ना कि टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशन की वैल्यू इंक्रीज करती है। अब जैसे मैंने बोला ना, इट इज द स्लोवेस्ट प्रोसेस देन द बॉइलिंग, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू फिक्स होगी, बट हमारी इवेपोरेशन की वैल्यू फिक्स नहीं होती है। अलग अलग टेम्परेचर भी अलग अलग काम करता है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अच्छा यहाँ पे दिया भी है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। दिस इज बिकॉज विद इंक्रीज द टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट।
जैसे मैंने एनर्जी दी, हीट दिया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तभी तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा। यही तो मैं बहुत पहले से भी बोलती आ रहा हूं। अब शायद आपको लग रहा होगा जो मैं स्टेटमेंट बार बार यूज कर रहा हूं वो सारी रिपीटेशन हो रहा होगा, क्योंकि बार बार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी, यही टर्मोलॉजी अगर याद कर लो ना तो सारी टर्मोलॉजी को या सारी प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेंशन भी एग्जांपल भी ध्यान देना, ड्राइंग द क्लॉथ्स टेक प्लेस रैपिडली इन द समर देन इन विंटर। यही रीजन है कि समर के टाइम में जो हमारे कपड़े भीगे रहते हैं वो जल्दी से सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है समर के टाइम में, हाई होता है। ठीक है, ये भी आपको बात समझ में आ गई। अब आते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया भी जो होता है ना वो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। जैसे कहा जाता है कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो सरफेस एरिया के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल को ज्यादा एनर्जी मिलती है, मूवमेंट इजीली कर सकते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल करके आपको बताते हैं कि अगर मान लो हमारा लिक्विड की वैल्यू क्या है, सेम है, उसको हम लोग किस में रखते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में रखा, एक चाइना डिश। चाइना ही तो बनाता है डिश, इंडिया कहाँ बनाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, टेस्ट ट्यूब ले लिया, और ये हमारा चाइना डिश हो गया, और इसमें मैंने लिक्विड को ऐड कर दिया, तो बताओ कौन ज्यादा इवेपोरेट होगा? जाहिर सी बात है कि चाइना डिश ही होगा। चाइना डिश आर रैपिडली इवेपोरेट बिकॉज सरफेस एरिया आर मैक्सिमम इन चाइना डिश। टेस्ट ट्यूब में कहाँ सरफेस एरिया ज्यादा होगा? मतलब जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसका इवेपोरेशन की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगा। ठीक है, ये भी आपको मैंने बता दिया। अब आते हैं ह्यूमिडिटी। ये क्या है? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। भाई एयर में जाहिर सी बात है क्या होते हैं, एयर में हमारा ऑक्सीजन भी होते हैं, मीथेन भी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं, वेपर भी होते हैं। तो हमारे एयर में जितने हमारे वाटर के वेपर बढ़ते जाएंगे उसकी ह्यूमिडिटी भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन द डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर। एयर का भी अपना कैपेसिटी है, एयर का भी अपना कोई ना कोई क्वांटिटी ऐड करने की टेंडेंसी होगी। ऐसा तो है नहीं कि एयर के पास केवल वाटर ही ऑब्जॉर्व करते जाएंगे, कोई ना कोई लिमिटेशन होगा। तो एयर का भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एड क्वांटिटी ऑफ वाटर की वैल्यू होगी। ओके, देन इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी लार्ज तो ह्यूमिडिटी इज मोर, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज। जब हमारी एयर में वाटर का वेपर ज्यादा ऐड हो गया हो तो फिर वो कैसे वो अदर सबस्टांस को इवेपोरेट कर पाएगा, क्योंकि हमारा एयर जितना ड्राई होगा ना उतना ही इवेपोरेशन को फास्ट करता है। और जब हमारे एयर में वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, मतलब वाटर का वेपर की वैल्यू ज्यादा है, तो इवेपोरेशन की वैल्यू तभी स्ट्रांग होगा ताकि वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए। तो वेपर में तभी कन्वर्ट होगा जब एयर इसको एब्जॉर्ब करे, और एयर में ऑलरेडी पहले से वेपर है, तो जाहिर सी बात है कि ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन की वैल्यू क्या होगी बच्चों, डिक्रीज करेगी। ये हमेशा याद रखना, जस्ट अपोजिट होता है। जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी उतना कम इवेपोरेशन। आगे देखते हैं, यहां पे देखते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद द डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर। ड्राइंग ऑफ एग्जांपल दिया है, ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स ऑन ह्यूमिड डे टेक द लॉन्ग टाइम। आपने देखा रेनी सीजन में अगर हम कपड़े को सुखाएं तो ज्यादा वक्त लेता है एज कंपेयर टू समर। समर के टाइम में जो हमारे क्लॉथ का इवेपोरेशन की वैल्यू होगी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रेनी सीजन। क्यों? क्योंकि रेनी सीजन में इवेपोरेशन की वैल्यू या ह्यूमिडिटी की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, और इवेपोरेशन की वैल्यू कम होती है। ये फॉर्मूला याद कर लो, रेट ऑफ इवेपोरेशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। अब एक और भी देख लेते हैं, प्रेशर के बढ़ाने से क्या होता है पता है? प्रेशर के बढ़ाने से हमारे इवेपोरेशन की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। भाई अगर मुझे लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना, हम प्रेशर लगाते जा रहे हैं, तो वो लिक्विड जो गैस में कन्वर्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना।
भाई इवेपोरेशन में क्या होता है कि हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर और हमारा इवेपोरेशन की वैल्यू क्या होती है, जस्ट अपोजिट होती है। जैसे यहाँ पे मैंने ग्राफ करके दिखाया हुआ है, जैसे जैसे हमारे इवेपोरेशन की वैल्यू हो रही है तो प्रेशर की वैल्यू कम है, जैसे जैसे हमारे इवेपोरेशन की वैल्यू कम हो रही है तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। मतलब इनका वैल्यू भी क्या है, जस्ट अपोजिट है। ओके अगर मैं बात करूं वाइंड स्पीड जितना हवा चलेगा उतना ही हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो हम बोल सकते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाइंड स्पीड। इसीलिए आपने देखा होगा क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन वाइंडिंग डेज। जितना हवा चलेगा इवेपोरेशन की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। आई थिंक मुझे लगता है कि ये भी टर्मिनोलॉजी आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ओके अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो अगर इवेपोरेशन होता है तो कूलिंग क्यों होता है? भाई इवेपोरेट हो रहा है, अपना काम कर रहा है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो कूलिंग क्यों दे रहा है, ठंडा क्यों हो जाता है? कभी आपने चीजों को सोचा? इसका रीजन क्या है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स कैन एब्जॉर्ब एनर्जी। ये एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और ये एनर्जी कहां से एब्जॉर्ब करता है, फ्रॉम द सराउंडिंग, ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड चेंज इनटू द वेपर फ्रॉम एंड बिकम कोल्ड। वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ताकि हमारा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए। जो सराउंडिंग से जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया है उसकी वजह से जो हमारे सराउंडिंग जो हमारे मॉलिक्यूल्स है उनका टेम्परेचर घट जाता है और कूलिंग इफेक्ट जनरेट करता है। यही रीजन है कि कॉटन क्लॉथ्स प्रोड्यूस अ कूलिंग इफेक्ट ड्यूरिंग द समर, क्योंकि कॉटन जो क्लॉथ होते हैं ये बहुत ही जल्दी वो क्या करते हैं, इवेपोरेशन करते हैं। जितना ज़्यादा वो इवेपोरेट होगा उतना ही वो टेम्परेचर को कंज्यूम करेगा और उस बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। अगर मैं कहूँ कूलिंग ऑफ वाटर इज पॉसिबल इन अर्थन पॉट ड्यूरिंग समर के टाइम में जो अर्थन पॉट मतलब मटका का वाटर की वैल्यू क्या हो जाती है, ठंडा हो जाती है। क्यों? क्योंकि मटका का जो वाटर है ना वो सराउंडिंग मॉलिक्यूल से एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेता है और वहां का जो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। भाई आपने देखा होगा ये मटका में मटका बना रहा हूं, ध्यान देना मटका की तरह ही दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वाटर के मॉलिक्यूल्स हमने ले लिया, क्या ले लिया, वाटर का हमने मॉलिक्यूल्स लिया और उसमें छोटे 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 होल होते हैं। भाई मटका में तो होल होगा ही ना, तो ये मान इस होल से मुझे इवेपोरेट कराना है, मॉलिक्यूल्स को बाहर भेजना है, मॉलिक्यूल्स को वेपर में कन्वर्ट करना है। तो ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो दूसरे वाला वाटर मॉलिक्यूल से एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तभी तो बाहर निकलेगा। तो जो हमारा सराउंडिंग मॉलिक्यूल है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कूल हो जाए। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर जाती है। इसीलिए जब जब इवेपोरेशन होगा तो उसका सराउंडिंग मॉलिक्यूल का टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अभी डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन कुछ नहीं है, इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंस इट्स ओन। अब जैसे मैंने परफ्यूम लगाया, हमारा परफ्यूम जो है कुछ दूरी तक आपको स्मेल आए, क्यों आए, क्योंकि हमारे जो परफ्यूम का जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एयर में मिक्स होकर और बाहर चला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। जस्ट मैंने बताया कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू गैसियस सिस्टम में क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। अब बोलोगे नहीं सर कोई सॉलिड का एग्जांपल दिए, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, उसका भी कलर क्या होता है, पर्पल होता है। जैसे आपने वाटर में ऐड करते हो पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाता है, पर्पल कलर का हो जाता है। ये भी तो डिफ्यूजन ही है। जब एक मॉलिक्यूल्स अदर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर पूरा का पूरा माहौल क्या बना दे, कलरफुल बना दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। अब देखते इस लैंग्वेज को देखते हैं, द स्प्रेडिंग आउट द मिक्सिंग ऑफ सबस्टेंसेस विद अनदर सबस्टेंस ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। एंड डिफ्यूजन इज द प्रॉपर्टीज which is based
मूव करेगा तभी तो इंटरमिक्सिंग की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैसियस बिकॉज द पार्टिकल इन गैस मूव वेरी रैपिडली। द डिफ्यूजन ऑफ स्लोस्ट इन सॉलिड बिकॉज द पार्टिकल्स इन सॉलिड डू नॉट मूव मच। इसमें कौन सी बड़ी बात है? सॉलिड का डिफ्यूजन बहुत कम होता है, गैस का डिफ्यूजन ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा होती है? गैसेस की होती है। और सॉलिड का काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बहुत कम होती है क्योंकि तो वाइब्रेट करते हैं ना, इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हैं, इंट्रा माइक्रो फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, तो क्यों डिफ्यूजन करेगा? नहीं करेगा। डिफ्यूजन किसका ज्यादा होगा बच्चों? गैस का होगा। अच्छा, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द डिफ्यूजिंग सबस्टेंस। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मूव करेगा, इंटरमिक्सिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी, डिफ्यूजन का रेट क्या होगा? इंक्रीज करते जाएगा। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। This is because when the temperature of the substance is increased by heating, the particles gain kinetic energy and move more rapidly, and this increase in the speed of the particles of the substances increase the rate of diffusion. इसका मतलब क्या हुआ? Rate of diffusion टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि इससे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जा रही है? इंक्रीज कर जा रही है। और जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उसका मोमेंट भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे आता है कि कितने टाइप के डिफ्यूजन हो सकते हैं। गैस के बीच में भी हो सकते हैं, लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकते हैं, सॉलिड के फॉर्म भी हो सकते हैं। तो अगर मैं डिफ्यूजन इन गैस की बात करूं तो डिफ्यूजन इन गैस इज वेरी फास्ट। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल इन गैस मूव वेरी क्विकली इन ऑल डायरेक्शन। जस्ट मैंने बताया कि गैस की प्रेशर का जो डायरेक्शन होता है वो चारों डायरेक्शन में होता है। उनकी मूवमेंट की वैल्यू ज्यादा होती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है, इसलिए उनका डिफ्यूजन का रेट भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। जैसे यहाँ पे दिया व्हेन लाइट एन इंसेंस स्टिक अगरबत्ती इन कॉर्नर ऑफ द आवर रूम, द फ्रेग्रेंस स्प्रेड इन द होल रूम वेरी क्विकली। The fragrance of burning incense stick spread all around due to the diffusion of its smoke into the air. अगरबत्ती जला के देख लो, अगरबत्ती जलाओगी तो इनका जो स्मेल है वो पूरी डायरेक्शन में चला जाता है क्योंकि वो गैसेस में कन्वर्ट हो गया और गैसेस का डिफ्यूजन की वैल्यू ज्यादा है। साथ में टेम्परेचर भी तो हाई। अभी अगरबत्ती को जलाओगे ना, हीट तो दोगे, एनर्जी तो दोगे। जैसे आपने हीट दिया, टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से डिफ्यूजन का रेट भी क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। व्हेन समवन ओपन द बॉटल ऑफ परफ्यूम इन वन कॉर्नर ऑफ a room, it smell spread in the whole room quickly. The smell of the perfume is spread due to the diffusion of perfume vapor into air. क्योंकि गैसियस का डिफ्यूजन की वैल्यू ज्यादा ही है। एयर भी गैसेस के फॉर्म में, परफ्यूम भी गैस के फॉर्म में। एयर भी हमारा वेपर के फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में है, और हमारा अगरबत्ती का स्मेल भी क्या है? वो भी तो वेपर के फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में। और गैस में इंटरमिक्सिंग की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है, क्योंकि दोनों का ही काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं कि सर डिफ्यूजन इन लिक्विड कैसे करेंगे। अगर मुझे लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन को आपको देखना हो तो सबसे सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि मान लो हमने यहां पर क्या ले लिया? KMnO4 का मॉलिक्यूल्स ले लिया। यहां पर हमने KMnO4 का मॉलिक्यूल्स लिया और इसके पहले हमने वहां पे वाटर फिल किया हुआ, इसमें हमने पहले से वाटर फिल किया था। जैसे मैंने KMnO4 को ऐड किया तो चारों डायरेक्शन में उसका कलर क्या हो जाता है? पर्पल हो जाता है। अगर मान लो यहाँ पर हमने कॉपर सल्फेट ऐड कर दिया, अब मान लो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे क्या थे? वाटर के मॉलिक्यूल्स थे। जैसे मैंने कॉपर सल्फेट का एक ही मॉलिक्यूल को ऐड कर दिया तो छोटे छोटे पार्टिकल चारों डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं और उसका कलर क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है। मतलब सॉलिड भी लिक्विड में क्या हो जाता है? डिफ्यूज हो जाता है, इंटरमिक्स हो जाता है। इसलिए यहाँ पे मेंशन भी है, द स्प्रेडिंग ऑफ पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इनटू वाटर ऑन इट्स ओन is due to the diffusion of the potassium permanganate particle into water.
इसलिए इसका कलर क्या हो जाता है, पर्पल हो जाता है। द स्प्रेडिंग ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इनटू वाटर ऑन इट्स ओन इज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ कॉपर सल्फेट पार्टिकल्स इनटू वाटर। इसलिए कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट को जैसे मैंने वाटर में डाला, जो जिसका कलर था उसी कलर में पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो जाता है ड्यू टू डिफ्यूजन। ओके, अब लास्ट आते हैं कि अगर डिफ्यूजन इन सॉलिड की बात करें, इस सॉलिड में भी डिफ्यूजन होता है, बहुत ही कम होता है। जैसे हमने एलॉय ले लिया, आपने ब्रास का नाम सुना होगा, ब्रोंज का नाम सुना होगा। ब्रास में क्या होता है, कॉपर जिंक का मिक्सचर होता है। ब्रोंज में क्या होता है, कॉपर टिन का मिक्सचर होता है। तो इनके बीच में भी डिफ्यूजन हो जाते हैं और इंटरमिक्स हो जाते हैं। आपने कभी देखा होगा व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड में हम लोग चौक से लिखते हैं ना, तो चौक में आप लिखाया, आपने राइट किया और एक दिन थोड़ा सा टाइम दे, क्योंकि इसका डिफिकल्ट बहुत कम होता है। उसके बाद जब इरेज करोगे तो इरेज नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा चौक है वो व्हाइट ब्लैक बोर्ड पर क्या हो जाता है, स्टिक कर जाता है, मतलब डिफ्यूज हो जाता है। डिफ्यूज का मतलब होता है इंटरमिक्स हो जाना, इंटरमिक्स हो जाता है। लेकिन इसका डिफ्यूजन बहुत कम होता है। किसका, सॉलिड का। देख लेते हैं यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है। इफ वी राइट द समथिंग ऑन ब्लैक बोर्ड एंड लीव इट अनक्लीन फॉर द considerable period of time, we will find that it becomes quite difficult to clean the blackboard afterward. This is due to the fact that some of the particles of chalk have diffused into the surface of blackboard. blackboard पर वो chalk क्या हो जाता है, diffuse हो जाता है। लेकिन इसके लिए long time चाहिए। कुछ टाइम के बाद अगर आप देखोगे तो जल्दी से इरेज नहीं होता है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। if two metal blocks are bound together tightly and kept undisturbed for the few years, then the particles of the one metal are found to be have diffused into the other metal. एक मेटल दूसरे मेटल में क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने मैटर अराउंड सराउंडिंग का जितने भी टर्मोलॉजी है, सॉलिड लिक्विड गैस का क्लासिफिकेशन, उसके डिफरेंट जो स्टेट ऑफ मैटर का जो पैरामीटर था वो भी मैंने एक्सप्लेन किया। हाउ टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर इन द फॉर्म ऑफ मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया। अब कौन कौन से फैक्टर अप्लाई करते हैं ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई थिंक मुझे लगता है कि हर एक पॉइंट को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझा और जाना। और ध्यान देना बच्चों, जो भी मैंने आपको बताया है उसको 1 टाइम्स 2 टाइम्स सुनना है, देखना है, और जो भी हमारे जो टर्मिनोलॉजी था उसको यूज करना है और इसका नोट्स बनाना है। डेफिनेटली इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। थैंक यू।